औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा ऑनलाइन जो सिटिंग है उसमें हमारा सेकंड लेक्चर है 21 आज अप्रैल है 2021 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन, तो वहां से हम शुरू करते हैं। ये देखें, अब आपके सामने मेरी जो स्क्रीन है ये शेयर हो चुकी हुई है। ठीक है, मेरी जो स्क्रीन है आपके साथ शेयर हो गई, आपको नजर आ रहा है लेक्चर 2? जी सर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इट इज, हम जो कोर्स यस। आउटलाइन है, जो कोर्स आउटलाइन है वो अब तक पहुंच गई है सब लोगों को? इकोनॉमिक्स की कोर्स आउटलाइन आप तक पहुंच गई है? जो कोर्स आउटलाइन है हमारी, उसका मॉड्यूल नंबर 1 हमने शुरू किया है, स्टार्ट किया है। तो पहला टॉपिक था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओरिएंटेशन क्या है, और उसमें जो 7 स्कूल ऑफ थॉट हमने लिखे थे उनमें से 2 फॉर द टाइम बीइंग इंपॉर्टेंट है। एक क्लासिकल्स की नो हाउ आपको पता हो और दूसरी किसी हद तक केन्जियन की नो हाउ पता हो। बाकी जो इससे ज़्यादा जो अगला एडवांस्ड कोर्स होगा सेमेस्टर 4 में, वहाँ जाके आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ों का पता चलेगा। तो ये बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ अबाउट बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल को आम बोलचाल में ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है, बिजनेस साइकिल भी कहा जाता है। बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि किसी मुल्क की जो नेशनल इनकम है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, अब जो जो पॉइंट आ रहा है, जो की नोड आ रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि जो नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम किसी मुल्क की कौमी आमदनी से मुराद क्या होता है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। कि एक मुल्क में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर एक चेयर फर्ज करो 5000 की है, तो हमने 100 चेयर प्रोड्यूस की हैं, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 लाख की जो वैल्यू है ये हमारी नेशनल इनकम अकाउंट्स में लिखी जाएगी ऑन द पार्ट ऑफ चेयर्स। तो जितनी भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं किसी कंट्री में, उनके जो उनकी मार्केट वैल्यू का जो सम है वो कहलाता है नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। तो नेशनल इनकम के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, कभी नेशनल इनकम का बढ़ जाना, कभी बिल्कुल लो लेवल पे आ जाना, और कभी बेहतरी की तरफ चल पड़ना। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है नेशनल इनकम के अंदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के लिए नहीं, एक दो चार साल के लिए नहीं, ओवर मोर देन 50 to 100 ईयर्स, ये जो किसी नेशन की लाइफ में जो इस किस्म का एक लॉन्ग रन टाइम पीरियड आता है, उसमें उसकी जो नेशनल इनकम फ्लक्चुएट करती है, उस बिहेवियर का नाम बिजनेस साइकिल है या ट्रेड साइकिल है। तो बिजनेस साइकिल जो होता है इसकी 4 फेजेस होती हैं, उनके नाम आपके सामने लिखे हैं: बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन एंड लास्ट इज रिकवरी। तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, ये इसकी 4 फेजेस हैं। इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। आप ये देख रहे हैं एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम मेजर कर रहे हैं नेशनल इनकम, कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम, जो कि मजमुआ है, सम है, एग्रीगेट है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। ये जो नेशनल इनकम की वैल्यू है ये ली जा रही है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, और यहाँ ओरिजिन है, वर्टेक्स है, और एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम मेजर कर रहे हैं टाइम, और टाइम का यूनिट क्या है? ईयर्स। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, मैंने बताया कि कोई 100 ईयर्स का टाइम पीरियड है जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है। अब ये जो सामने डाटा है, डाटा आप देख रहे हैं एक ब्लैक कलर के साथ जो एक ग्राफ सा बना हुआ है, ये नेशनल इनकम का एक कह लो कि प्रपोज डाटा है। इस डाटा के अंदर मुख्तलिफ किस्म का बिहेवियर नज़र आ रहा है, जिनको मुख्तलिफ रेंजेस को मुख्तलिफ नाम दिए हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ।
सबसे पहले आप इधर आ जाएं, जहां मेरा माउस है या एक कर्सर है मेरे माउस का, यहां से लेके यहां तक एक साइक्लिकल मूवमेंट नजर आ रही है, एक साइकिल सा चलता हुआ नजर आ रहा है, इसको ट्रेड साइकिल कहते हैं। इसके इसके अंदर फेजेस हैं। एक पॉइंट ए है, ये अपने एब्सोल्यूट या रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट पे है, इसको रिलेटिव मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कह सकते हैं। ए पॉइंट मैक्सिमम है नेशनल इनकम, बी पॉइंट पे उससे कम हुई है, सी पॉइंट पे लोएस्ट हो गई है, फिर दोबारा डी पॉइंट पे ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। ये जो पॉइंट ए बी सी डी हैं, ये देखो इनके रिस्पेक्टिव नाम आगे लिखे हुए हैं। पॉइंट ए क्या है, इसको कहते हैं बूम पीरियड, किसी बिजनेस साइकिल का ये बूम पीरियड है। और पॉइंट बी क्या है, ये इकोनॉमी में जो टेंडेंसीज हैं रिसेशन की वो शुरू हो गई हैं, एंड द इकोनॉमी इज ऑन द डाउन टर्न, तो बी पॉइंट जो है ये रिसेशन कहलाता है। सी पॉइंट जो है, यहाँ पे किसी मुल्क की नेशनल इनकम अपने मिनिमम लेवल्स को टच कर रही है, तो सी पॉइंट इज नोन टू बी, यहाँ देखो, डिप्रेशन, ये अल्टीमेट डिजास्टर है किसी इकोनॉमी का, तो सी पॉइंट जो है। इसके बाद पॉइंट डी आता है, उसे हम बोलते हैं रिकवरी, के दोबारा इकोनॉमी के अंदर रिकवरी के जो ट्रेंड्स हैं वो चल पड़े हैं और इकोनॉमी जो है वो ज्यादा बेहतरी की तरफ एक दफा फिर से गामजन हो गई है। ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक रेंज नजर आ रही है आपको एक साइकिल चलते हुए की, इसे कहते हैं ट्रेड साइकिल। इसके अलावा आप इसके अंदर रेंज ई पे आ जाएंगे, जो शुरू में जहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, रेंज ई जो है, ये आप देखें एक बड़ी इरेगुलर सी मूवमेंट नजर आ रही है। डाटा किसी मुल्क की नेशनल इनकम कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, और एक स्मूथ सा पैटर्न लिए हुए है। ये जो माइनर सी फ्लक्चुएशन इसमें आ रही हैं, ये एक रूटीन मैटर है। ये कोई जैसे जैसे हम कहते हैं किसी डाटा के अंदर सीजनल किस्म की मूवमेंट है, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। फिर कुछ इरेगुलर मूवमेंट्स नजर आ रही हैं। पॉइंट जो रेंज एफ है, ये जो इस नेशनल इनकम डाटा की रेंज एफ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यकदम से डाटा ने, नेशनल इनकम ने बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब बिहेवियर शो किया है, और यकदम से कोलैप्स की है, फिर यकदम शूट अप की है। और ये जो इरेगुलर मूवमेंट है, ये किसी डाटा के अंदर शो कर रही है कि यहाँ पे किसी मुल्क ने बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसिस से गुजरा है, कोई पॉलिटिकल अपसेट हुआ है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कान से पकड़ के निकाला गया है, या कोई जंग लग गई है, या कोई वॉर है, या कोई एपिडेमिक है, जैसे कि आजकल हमें कोरोना वायरस से चल रहे हैं। तो ऐसे हालात में किसी मुल्क की जो नेशनल इनकम है वो यकदम से ड्रॉप होती है, तो ये एक इरेगुलर मूवमेंट है। तो लेकिन ये जो हमारा टाइटल, हमारा टॉपिक जो है, ये मूवमेंट्स को स्टडी करना नहीं है, हमने, हमारा तल्लक है बिजनेस साइकिल के साथ, जो कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी बिजनेस साइकिल को इस तरह एक साइक्लिकल मूवमेंट में दिखाया गया है, जो कि एक सर्कुलर फ्लो की फॉर्म में ये चारों फेजेस फ्लो कर रही हैं। तो बिजनेस साइकिल किसी भी डायग्राम का सबसे ऊपर उसका टाइटल आता है कि ये है क्या। आप विदाउट टाइटल कोई भी डायग्राम पेपर में ना बनाएं। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड की डायग्राम बनाई है तो ऊपर उसके टाइटल दें कि इट इज लॉ ऑफ डिमांड। ये जो सामने एक गोल दायरा बना हुआ है, आप सिंपल इसकी फेजेस ना लिख दें, बल्कि इस डायग्राम का कोई नाम भी होगा, ये कोई बेनाम डायग्राम तो नहीं है, तो इसका नाम है बिजनेस साइकिल। तो बूम पीरियड से एरोस शो कर रहे हैं मूवमेंट को, तो बूम से ये जो क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट है, तो रिसेशन, रिसेशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से रिकवरी। तो ये चारों फेजेस जो हैं, ये इकोनॉमी जो है वो इन चारों फेजेस में घूमती रहती है, और ये सस्टेन करते हैं। ये जो फेजेस हैं, जैसे बूम पीरियड है, ये सस्टेन करता है, कई कई सौ साल तक की इकोनॉमी बूम पीरियड एंजॉय करती है। जैसे चाइनीज इकोनॉमी है या अमेरिकन इकोनॉमी है, इन्होंने अपने अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से, या अपनी महारत से, या अपने जहन से अपनी मीशत को जब एक फेज में वो एक सूटेबल फेज में वो एंटर हो जाते हैं, तो फिर उसको वो सस्टेन करवाते हैं, प्रोलॉन्ग करवाते हैं। तो ये है कि अब ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो बिजनेस साइकिल की फेजेस हैं, ये बूम से इकोनॉमी रिसेशन में क्यों चली जाती है। ये किसी इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई बिजनेस साइकिल चेंजेस इट्स फेजेस फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, कि बूम से रिसेशन, और रिसेशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से रिकवरी, रिकवरी से दोबारा बूम
कैसे आ जाता है, वजह क्या है? तो इसका सिंगल आंसर है, एक सिंगल वन पॉइंट आंसर है, वो है एमपीसी। ये जो नीचे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ये आपने समझना है कि ये क्या है। अगर मेरी राइटिंग की आपको, क्योंकि मैं तेज लिख देता हूँ, रफ से मेरे नोट्स हैं, तो मैं आपको इसलिए बोल भी रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई कोई लिखने में मसला है तो आप वो सुन के उसको रिकॉर्डिंग को देख सकें। तो एमपीसी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। क्या मतलब है इस बात का? इसको ये यानी कि फार्मूले को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या मतलब बनता है कि किसी शख्स की इनकम में चेंज आने से उसका कंजम्पशन बिहेवियर कैसे चेंज होता है। अगर किसी शख्स की इनकम 10,000 से बढ़ के 20,000 होती है, तो क्या उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स किस तरह से इफेक्ट होते हैं, कितनी की ज़्यादा वो पैसे खर्च करता है। तो ये जो इनकम के साथ कंजम्पशन का चेंज होना है, ये कहलाता है एमपीसी। और ये लोगों की कंजम्पशन हैबिट है। एमपीसी की वैल्यू वैल्यू होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1। इसकी रेंज है एमपीसी की 0 से लेके 1 तक। ये हम तफसील से पढ़ेंगे जब हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये हम बहुत तफसील से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ आपने समझना है कि एमपीसी क्या चीज़ है, लोगों का बिहेवियर है रिगार्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन। कि अगर आपकी इनकम, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, कि अगर आपकी इनकम है, लेट्स से कि 10,000 आपकी इनकम है, और 10,000 में आप 6,000 जो है वो खर्च करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, और 4,000 जो आपकी सेविंग है। अब आपकी इनकम, आपकी प्रमोशन होती है, आपकी इनकम डबल हो जाती है, 10,000 से बढ़ के डबल हो जाती है, 20,000 हो जाती है। तो 10,000 चेंज आ गई इनकम में, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10,000। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी इनकम डबल हुई है, तो क्या आपकी कंजम्पशन भी वैसे ही बढ़ जाएगी जैसे इनकम बढ़ी है? मेरे कहने का मतलब है कि जो अजाफी 10,000 रुपये आपको मिले हैं, आपकी इनकम 10,000 से 20,000 रुपये होती है, तो क्या जो इजाफी 10,000 रुपये मिल रहे हैं, क्या आप वो सारे खर्च देंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा आपकी कंजम्पशन ज़रूर बढ़ेगी, आप अपने अखराजात को बेहतर करेंगे, ज़्यादा खर्चेंगे, तो लेकिन सारे के सारे पैसे खर्चने में नहीं लगा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से डेल्टा सी हम कहते हैं कि अगर आपकी इनकम 10 से 20,000 होती है, तो कंजम्पशन पहले 6,000 से, मैं कहता हूँ आप बढ़ के हो जाती है 10,000। तो कंजम्पशन में कितनी चेंज आई? 2,000। इनकम में कितनी चेंज आई? 10,000। 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 जवाब क्या आया? 0.2। 0.2 एमपीसी की वैल्यू क्या आई? 0.2। तो ये याद रखना है आपने बात कि ना तो एमपीसी 0 होती है, दुनिया में ऐसा अननेचुरल बिहेवियर नहीं होता कि आपकी इनकम बढ़े और आप ऐसे परले दर्जे के कंजूस हों कि आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाएं ही ना। तो ऐसा महान कंजूस भी दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ, और ऐसा हातमताई भी कोई नहीं पैदा हुआ दुनिया में कि जिसकी इनकम 10,000 से 20,000 हो और वो सारे ही पैसे खर्च कर दे। तो इसलिए एमपीसी की रेंज, मैं एक दफा फिर बता रहा हूं कि इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ना ये 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है। तो इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी, एमपीसी की वैल्यू 0.2 बनती है। तो ये जो एमपीसी है, एमपीसी किसी बिजनेस साइकिल की फेजेस को बदलती है। अब हम इसको आगे तफसील से पढ़ेंगे कैसे। जो जीआर अगर मौजूद है, तो जीआर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना अटेंडेंस का। जीआर हैं इस वक्त? जी सर। हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, क्योंकि यस सर। इस वक्त मैक्सिमम लोग मौजूद हैं। जी, अब इसकी बिजनेस साइकिल की फेज 1 आती है। बिजनेस साइकिल की फेज 1 है बूम पीरियड। बूम का मतलब क्या है? खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, अल्टीमेट किस्म का जो स्टेबिलिटी, यानी कि जब इकोनॉमी मुकम्मल खुशहाली के दौर में एंटर हो जाए तो वो बूम पीरियड है। एक बहुत ही आइडियल किस्म की सिचुएशन है। तो इसमें होता क्या है? नंबर एक,
ये पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि आपको रिप्रोड्यूस करना आसान हो। नंबर एक क्या है कि एमपीसी बहुत हाई होती है। एमपीसी हाई होने का मतलब क्या है आसान जुबान में, कि लोग सेविंग ओरिएंटेड नहीं होते, लोग जोड़ते नहीं हैं। लोग एक बेहतर लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं। लोग अपने घरों में गाड़ियां, एसी, बेहतर मोबाइल, बेहतर सहूलतें, बेहतर फैसिलिटीज एंजॉय करना चाहते हैं। जोड़ता वही बंदा है जिसको फियर हो, जिसको फियर हो कि उसने उसने मुस्तकबिल में बच्चों को तालीम दिलवानी है, जिसको फियर हो कि उसने मुस्तकबिल में बच्चों की शादियां करनी है। जब ये सारी जिम्मेदारियां स्टेट ले लेती है एक खुशहाल माशरा में जहां बूम पीरियड आ गया है, तो खुशहाली आ जाती है, तो फिर सेविंग का पर्पज नहीं रह जाता कोई। तो एमपीसी बहुत हाई होती है। एमपीसी का मतलब, हाई होने का मतलब है कि जो किसी की इनकम में एडिशन होती है, इंक्रीमेंटल चेंज आती है इनकम में, दैट इज ऑल स्पेंट आउट, वो लोग खर्च कर देते हैं। फिर नंबर 2 पॉइंट क्या है, पीपल स्पेंड, यहाँ मैं लिखना शायद स्पेंड लिखना भूल गया, पीपल स्पेंड मेजर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है पीपल स्पेंड मेजर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। यही बात अभी मैं कर रहा था कि एमपीसी हाई होने का मतलब ये है कि डेल्टा सी बहुत हाई हो गया। हाई प्रॉफिट रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स, ये जो बिजनेसमैन होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, इनको इनको कहा जाता है, उनके मुनाफाजात बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग धड़ाधड़ उनकी चीज़ें खरीद रहे हैं और उनके प्रॉफिट रेट्स हाई हैं। वो एक बेहतर प्रॉफिट रेट्स को एंजॉय कर रहे हैं। और जब किसी किसी मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी खुशहाल होती है, तो फिर वो खुशहाली मुल्क में भी आती है। अगर बिजनेस कम्युनिटी रो पीट रही है या किसी फियर का शिकार है, जैसे कि हमारे मुल्क में है, तो वो मुल्क के अवाम कभी खुशहाल नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी अपने मुनाफाजात को री इन्वेस्ट करती है अपने मुल्क में री इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। तो जब बिजनेस कम्युनिटी या एंटरप्रेन्योर्स के मुनाफाजात हाई होते हैं, तो वो रीपैट्रिएशन या री इन्वेस्टमेंट जो होती है उनके मुनाफाजात की, वो मुल्क में फर्दर रोजगार के मौके पैदा कर रही होती है। पॉइंट नंबर 4, मैस स्केल प्रोडक्शन, हाई पैमाने पे प्रोडक्शन हो रही है। नंबर 5, गवर्नमेंट रिसीविंग हाई टैक्सेस। गवर्नमेंट अपनी जगह बिल्कुल खुश है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है उतना ज्यादा गवर्नमेंट का जीएसटी बढ़ रहा है, उतनी ज्यादा गवर्नमेंट को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मिल रही है। मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट वसूल कर रही है अशिया पे और खिदमात पे, वो बूम पीरियड में बहुत हाई होते हैं। तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे अपने रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए या बाहर के मुल्कों में जाके भीख मांगने के लिए। फिर नंबर 6 पॉइंट, बैंक्स हैव हाई लिक्विडिटी एज डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। देखो, जब बिजनेस कम्युनिटी किसी मुल्क की खुशहाल होती है तो वो बैंकों से लोन लेती है जाके। इन्वेस्टर्स या एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर से लोन लेते हैं ताकि उसको उस लोन में अपना पैसा मिला के तो फिर उसको इन्वेस्ट करके नए कारखाने या नया बिजनेस कर सकें। तो बैंक इस बात पे भी खुश होते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है, बैंकों की प्रोडक्ट, उनकी लिक्विडिटी है, उनका कैश है, उनका रुपया पैसा है। तो जब बैंकों का रुपया पैसा आगे किराए पे जा रहा है, लोग लोन ले रहे हैं, उसके इवज बैंक इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो बैंक अपनी जगह सेटिस्फाइड है। नंबर 7, हाई वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, कि मुल्क में पैसे की जो सर्कुलेशन है ये बहुत हाई स्पीड से चल रही है। पैसा तेजी से गर्दिश कर रहा है, क्योंकि पैसे की गर्दिश रुकती तब है जब लोग अपने घरों में पैसा डंप करके बैठते हैं। जब बिजनेस कम्युनिटी अपने घरों में लॉकर या सेफ रखती है और बैंकों में पैसा रखना गवारा नहीं करती, किसी भी खौफ की वजह से, किसी भी कि जी फलाना बंदा हमसे पूछेगा कि पैसा आया कहाँ से आपके पास, हमें दे दो आधा। तो ये इस फियर से जो जब होता है तो पैसा सर्कुलेशन से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब किसी मुल्क में बूम पीरियड चल रहा होता है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी हाई होती है। और आखिरी पॉइंट है, प्रोड्यूसर्स गेट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एग्रीगेट डिमांड। प्रोड्यूसर जो होते हैं ये बड़े पुरुमीद होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब होता है पुरुमीद होना। प्रोड्यूसर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि एक खुशहाली का दौर आ गया है, अब वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो बिक जाएगा। तो ये है बूम पीरियड के बारे में। अब इसके बाद डाउनफॉल शुरू होना है, वो आपने समझना है कैसे। रिसेशन। रिसेशन का मतलब है आपको कि अब इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम का ग्राफ है उसने नेगेटिव स्लोप ले लिया है हाईएस्ट पॉइंट के बाद, डाउनवर्ड उसमें टेंडेंसीज आ गई हैं। तो नंबर पॉइंट 1 क्या है, टू गेट मोर प्रॉफिट्स प्रोड्यूसर्स असेसमेंट ऑफ मार्केट गेट्स मिसलीडिंग। सबसे पहली जो गलती होती है प्रोड्यूसर से वो ये होती है कि उनकी मार्केट की असेसमेंट गलत हो जाती है।
वो ये समझ रहे होते हैं कि अगर वो चाइना से 2 कंटेनर मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करके पाकिस्तान की मार्केट में बेचेंगे तो वो सारे बिक जाएंगे, क्योंकि लोग धड़ाधड़ मोबाइल ले रहे हैं। लेकिन मुनाफा के लालच में वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं या इंपोर्ट कर लेते हैं। जब कोई प्रोड्यूसर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस डिमांड के तौर पे ज़्यादा सप्लाई कर देता है प्रोडक्ट की, तो वो चीज़ें फिर उसकी उसकी जो मार्केट की असेसमेंट है वो मिसलीडिंग हो जाती है। दे प्रोड्यूस मोर देन डिमांड। सिंपल मैंने यही बात अभी बताई है कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन अनसोल्ड, चीजें अनसोल्ड रहती हैं। बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़े बड़े कपड़े के जूतों के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और वो उन्होंने देखा कि मुल्क में खुशहाली आ गई है, उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, अब वो बिका नहीं, अनसोल्ड रह गया। जब अनसोल्ड रह गया तो ये लॉस होना शुरू हो गए बिजनेस कम्युनिटी को और प्रोड्यूसर्स को। फिर जब बिजनेस कम्युनिटी को लॉस होना शुरू हुए तो उन्होंने जिस शोरूम में या एम्पोरियम मॉल में या हाइपर स्टार में जहां पे 500 बंदे 500 सेलमैन काम कर रहे थे, वहां उन्होंने 500 में से 100 बंदे फारग कर दिए और 400 बंदों से कहा कि अब आपको हम थोड़ा थोड़ा बोनस देते हैं, आप ये जो बंदे फारग हुए इनका काम भी आप ही करेंगे। तो इस तरह मुल्क में से जो बेरोजगारी है वो स्टार्ट हो जाती है, वो किक स्टार्ट हो जाती है जब रिसेशन शुरू होता है। अब इससे अगली स्टेज पे चलते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक आखिरी स्टेज है किसी भी बिजनेस साइकिल की, और दुनिया में मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक हमारी पूरी दुनिया ने 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन देखा है, जो पूरी दुनिया में उसका जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है वो सारी दुनिया में फैल गए। तो अभी तक दुनिया की हिस्ट्री में एक ही ग्रेट डिप्रेशन आया है 1929 में। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि एमपीसी बिकम्स एट लोएस्ट लेवल, लोग अपनी इनकम में से खर्चते नहीं है। डिप्रेशन के अंदर लोग एक फियर पैदा हो जाता है बेरोजगारियों की वजह से और मुख्तलिफ किस्म के और वजूहात की बिना पर, तो लोग खर्च करना बंद कर देते हैं। जब कंजम्पशन रुक जाती है तो मुल्क की मईशत का पहिया रुक जाता है। पीपल डू नॉट बॉदर टू बाय इवन इफ द प्राइसेस आर वेरी लो। देखो कि प्याज की कीमत, मैं जाके देखा है मार्केट में 20 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, लेकिन कोई लाइनें नहीं लगी हुई, कोई रश नहीं लगा हुआ। ये क्या मतलब है कि प्याज की जो प्रोडक्ट है ये एक किस्म की रिसेशनरी उस फेजेस में से गुजर रही है कि एक वक्त है कि 100 रुपए किलो प्याज होता है तो लोग लेने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। तो इस वक्त प्याज जो है उसकी कीमत गिरी हुई है। तो लेकिन अगर लोग तब भी बॉदर ना करें, लोग कहेंगे यार कीमतें गिर रही हैं तो लेकिन हमारी बाइंग कैपेसिटी नहीं है लेने की, तो ये एक बड़ा खौफनाक सूरत हाल है कि लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी ही नहीं रह गई चीज़ों को लेने की। नंबर 3, मैस स्केल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो बड़े पैमाने पे अशिया बन के दुकानों में शोरूम्स में पड़ी हैं लेकिन कोई खरीदार ही नहीं है, वो वैसे शीशे के कैबिन रोजाना साफ करते हैं और ग्राहक कोई आ नहीं रहा उनके पास लेने के लिए। तो नंबर 4, ये एक टेक्निकल टर्म लिखी हुई है, ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि जब एक इकोनॉमिक तनजली का शिकार होती है मीशत तो उसको गेयर लग जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। यानी अगर सिर्फ आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर सिर्फ आप में से एक शख्स ये तहैया कर ले कि मैंने फलां चीज़ नहीं खरीदनी, तो आप ये ना समझें कि इसका सिर्फ आपकी ज़ात पे असर पड़ेगा, पूरी मुल्की मईशत एक इंडिविजुअल की वजह से मुतासर होती है जब वो अपनी कंजम्पशन बंद कर देता है किसी चीज़ की। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से मजीद सूरत हाल जो है वो बिगड़ती है और लोग फर्दर बेरोजगारी मैस स्केल पे हो जाती है। इसके बाद ये जो डिप्रेशन है ये बड़ी एक लॉन्ग प्रिवेलिंग फेज होती है। इसके बाद रिकवरी की फेज स्टार्ट होती है। तो रिकवरी में एग्रीगेट डिमांड जो है, एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड चीज़ों की दोबारा से पैदा होना शुरू होती है, लोग परचेज करना शुरू करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, एमपीसी हाई होना शुरू होती है दोबारा से, और फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इकोनॉमी के अंदर रिकवरी आ जाती है। इन फेजेस को आपने देख लेना है, इनको पढ़ लेना है, और जो है इसको तैयार कर लेना है, इसके अपने नोट तैयार कर लेने हैं। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं अभी फिलहाल इसमें कोई टर्म समझ आ रही कि मल्टीप्लायर क्या होता है, वो फॉर द टाइम बीइंग आ जाएगी आपको बाद में समझ, जब वो टॉपिक डिटेल के साथ आएंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो बताओ मुझे। इरसा आपने अटेंडेंस ले ली है? यस सर।
ठीक है, बाकी लोगों को भी मैसेज करो कि आया करें। मेरा ख्याल ये 11 लोग हैं इस वक्त, 11 पार्टिसिपेंट हैं। सुबह की क्लास में कितने थे सर? सर सुबह से इतने ही है, 13-14 बच्चे, ज्यादा नहीं है। चलो, ये जो आ गए इनकी भी मेहरबानी है, इनका भी थैंक यू है कि आ गए हैं पढ़ने के लिए। ना आते तो हम कौन सा इनको गन पॉइंट पे ला सकते हैं पढ़ने के लिए। तो बाकियों को भी लेकिन मैसेज मैं भी करूंगा, एक वॉइस मैसेज मैं भी सेंड करूंगा कि सब लोग आया करें। सर रिसेशन में फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो समझ नहीं आया। हाँ जी, रिपीट करें क्वेश्चन। सर रिसेशन वाला जो है, हाँ हाँ, सर रिसेशन जो टॉपिक है उसमें जो फर्स्ट वो समझ नहीं आया। अच्छा देखो, इसकी मिसाल आप यूं समझो, एक मैं एग्जांपल दूंगा अब आपको, ठीक है? उससे आपने समझनी है ये बात सारी। कि फ़र्ज़ करो कि एक शख्स है, वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, ठीक है? वो एक छोटी सी दुकान बना लेता है, आइसक्रीम शॉप बना लेता है। उसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बिकती है, उसकी आइसक्रीम क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, प्राइस भी अच्छी है, तो लोग धड़ाधड़ खरीदते हैं, अच्छी चीज़ मशहूर हो जाती है बहुत जल्दी। अब उसकी आइसक्रीम का बिजनेस एक्सपेंड किया, उसने मुलाजम रख लिए, फिर उसने एक टेक अवे काउंटर बना दिया जहाँ गाड़ियाँ आती हैं और लेके चली जाती हैं। अब जब बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल पड़ा तो ये है बूम पीरियड। बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया, कारीगर आ गए, काम डिवाइड हो गया, और कोई लोगों ने अपने अपने काम बांट लिए, तो इस तरह एक अच्छी दुकान चल पड़ी, तो ये बूम पीरियड आ गया। अब होता ये हुआ ये कि ईद आ रही है आगे, तो चांद रात आ गई, तो उस शख्स ने ये सोचा कि जो वो आइसक्रीम प्रोड्यूस करता है, आइसक्रीम की इन्वेंट्री बनाता है, जाहिर है दूध से आइसक्रीम बनती है और पूरी रात में फ्रीज होती है, पूरी रात में तैयार होती है। तो उसने ये सोचा कि यार आगे चांद रात है या ईद का टाइम आ रहा है, तो मेरी आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा बिकेगी, बहुत लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी, बाइकों पे लोग आएंगे और ऐसे आइसक्रीम लेके और पैसे दे के निकल जाएंगे। इसी इसे कहते हैं मार्केट की असेसमेंट। ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट उसने लगा ली। उसने कहा कि जी जहां वो फर्ज करो 50 kg आइसक्रीम प्रोड्यूस करता था एक दिन में, उसने 200 kg आइसक्रीम प्रोड्यूस कर ली, इस उम्मीद पे कि ये सारी बिक जानी है, क्योंकि मैं तो डेली दुकान खाली करके जाता हूँ, मेरी तो आइसक्रीम तो अनसोल्ड रहती ही नहीं है। अब हुआ ये कि चांद रात आ गई, आइसक्रीम जरूर बिकी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई। एक 100 किलो आइसक्रीम बिकी नहीं, 100 किलो आइसक्रीम जो है वो अनसोल्ड रह गई। उसकी 50 kg से आइसक्रीम बढ़ के 100 kg बिक गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा 100 kg थी वो सेल ही नहीं हुई। अब वो जो ओवर प्रोडक्शन हुई पड़ी है दुकान के अंदर, आइसक्रीम की लाइफ है 2-3 दिन। अब ईद से अगले दिन तो कोई आइसक्रीम खाने आएगा नहीं, तो फिर ये क्या हुआ कि उसको हो गया लॉस, उसको अच्छा खासा प्रोड्यूसर को लॉस हुआ। उसने 2-3 दिन आने के बाद जो आइसक्रीम थी वो सारी वेस्ट की, और अपने कारीगर्स को बुलाया। जो उनमें से हल्का कारीगर था उसने कहा कि भाई आप कल से काम पे ना आया करें, लॉस हो गया बहुत ज्यादा। तो 2 कारीगर रह गए, एक को फारग कर दिया। ये अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई। इस तरह से रिसेशन शुरू होता है जी। सर फोर्थ पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट में क्या चीज समझ नहीं आ रही? सर उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट तो वाजे कर दिया मैंने कि जब नुकसान होता है तो लेबर को फारिग कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये तो एक सिंपल सी बात है कि जब किसी को नुकसान होगा तो वो गैर जरूरी लेबर को फारिग कर देगा, ठीक है ना। नुकसानात होते हैं। जब आइसक्रीम आप 100 किलो आइसक्रीम अपनी जाया करेंगी तो फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा ना। यस सर। हाँ बस ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है फिर, ठीक है? आप इसको तैयार करें, नोट्स बनाएं और इसको प्रिपेयर करें। व्हाट्सएप में आएगा ना सर ये? व्हाट्सएप में अब तो आ गया यार, यहाँ पे इसके अंदर सारा
जो है क्या कहते हैं, सर बस इनकी पिक्चर्स भेज दीजिए। चलो ये ठीक, जो आपने पिक्चर से पढ़ाया है, ठीक है भेज दूंगा। ओके सर। ओके जी, ओके।